हेलो। मेरी वॉइस अगर क्लियर पहुंच रही है आप लोगों तक तो यस टाइप करें। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जीन लाइब्रेरी, ठीक है, जीन लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। एनिमल जीन लाइब्रेरी या फिर जीन लाइब्रेरी, इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की लेक्चर में हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ा था। आई होप आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो आई होप आप सभी समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग जीन लाइब्रेरी, ठीक है, जीन लाइब्रेरी क्या है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ जीन लाइब्रेरी एंड इट्स टाइप। देखते हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम देख ही चुके हैं, पर थोड़ा सा कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पोर्शन। हाँ, जीन लाइब्रेरी, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्लोन फ्रॉम अ गिवन organism, tissue, organ or cell type. It may contain entire genomic sequence or complementary DNA sequence फाउंड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो हम लोग जैसे लाइब्रेरी हमने पहले ही पढ़ा था कि लाइब्रेरी क्या होता है, कलेक्शन होता है डीएनए फ्रेगमेंट का। तो इसमें भी क्या बोला जा रहा है कि अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्लोन फ्रॉम अ गिवन ऑर्गेनिज्म। तो दिए गए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे डीएनए को क्लोन किए रहते हैं और वो पूरा का पूरा क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन होता है ना, जीनोम होता है, ठीक है, उस पूरे के पूरे जीन का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप ये बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीन लाइब्रेरी। क्लियर? ठीक है, ब्रीफ में इसको डिस्कस करूंगा मैं, बहुत शॉर्ट में। आपको इतना ही पता होना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर पूरा का पूरा सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए। अब जीन लाइब्रेरी दो तरीके से होती हैं, ठीक है, एक होता है जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरा होता है cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, हमने जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी दो प्रकार का होता है। जीनोमिक लाइब्रेरी मीन्स, ठीक है, पूरे के पूरे जीनोम का, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो, क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो या फिर न्यूक्लियर डीएनए हो, पूरे के पूरे डीएनए के जो डीएनए होते हैं, उन डीएनए को जब हम लोग फ्रेगमेंट करके क्या करते हैं, वेक्टर में रख कर उनको स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। और वहीं cDNA लाइब्रेरी में क्या होता है, mRNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA को रिवर्स ट्रांसक्राइब कराकर पहले cDNA बनाया जाता है और फिर cDNA को क्या किया जाता है, फ्रेगमेंटाइज करके इनको वेक्टर में क्लोन करके इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये दो तरह के लाइब्रेरी हमने देखा, जीन लाइब्रेरी एंड जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, दो तरह की ये लाइब्रेरी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कुछ, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरी वी हैव नो द साइज ऑफ द जीन एंड इंसर्ट साइज आर कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर so that we can determine the size of gene library and also to ensure the high probability of the insertion। हम क्या बोल रहे हैं कि जो जीन डीएनए लाइब्रेरी है, ठीक है, जीन लाइब्रेरी या फिर डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए या बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम कितने साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं वेक्टर में। ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ और जो वेक्टर है उसकी साइज़ दोनों हमें क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए कि हम इतने कैपेसिटी में, ठीक है, सपोज 5 के बी 10 के बी जितना भी कैपेसिटी है उसको इंसर्ट करा रहे हैं और जीन लाइब्रेरी बनाएंगे। ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन नोन होनी चाहिए। Also the molecular tool like restriction enzyme, molecular scissor and ligase molecular paste were used। तो
हमें और कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हमें नोन होनी चाहिए, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम लोग बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो आइसोलेट करेंगे डीएनए को, उसको फर्दर क्या करेंगे, फ्रेगमेंटाइज करेंगे, उनको कई सारे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट। ठीक है, उनको क्या करेंगे हम लोग, फ्रेगमेंटाइज करेंगे। नेक्स्ट, डीएनए लाइगेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू या पेस्ट भी बोलते हैं ना इनको। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो कट कर रहे हैं, उनको लाइगेट करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर लाइक प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, कॉस्मिड, bacterial artificial chromosome, yak, yeast artificial chromosome vector can be used to construct genomic library, the choice depending on the genome size। तो क्या बोल रहे हैं, जो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी या फिर चाहे वो सी डीएनए लाइब्रेरी ही क्यों ना हो, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो हम डीएनए को फ्रेगमेंटाइज कराएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उन डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करना है, वेक्टर में इंसर्ट करना है। तो हमारे पास वेराइटी ऑफ वेक्टर प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्लाज्मिड हो गया, लैम्डा फेज हो गया, कॉस्मिड हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे अलग अलग टाइप्स के वेक्टर्स हैं। और इन वेक्टर का साइज़ भी क्या है, अलग अलग है। किस कोई, ठीक है, कोई वेक्टर 2 KB, कोई 5 KB, कोई 10 KB, कोई 1 MB। ठीक है, इतने साइज़ के जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी कर सकते हैं। तो हम ये चॉइस, ठीक है, कि कौन से वेक्टर को हम लोग चॉइस करेंगे, ये हमारा, ठीक है, खुद पर डिपेंड करता है, या फिर कुछ चीज़ों पर बात, और इनको चॉइस करते समय इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जीनोम साइज कितना है, मतलब हम लोग किसका सी डीएनए लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो अब सब ह्यूमन का क्या होगा, ह्यूमन का जीनोम क्या है, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक, प्लाज्मिड, ठीक है, कोस्मिड, ये सारे वेक्टर्स यूज़ करेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है चॉइस, ठीक है, कि हम लोग कौन से वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। ये अलग अलग वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के वेक्टर्स हैं, और इनका क्या है, इनका यहाँ पर इंसर्ट साइज दिया हुआ है कि कितने साइज़ के डीएनए को ये क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और यहाँ अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्लोन रिक्वायर्ड इन लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में कितने नंबर में ये क्लोन अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का 20 KB, ठीक है, ये एक टेबल प्रो है। लेम्डा फेज अगेन 20 KB के डीएनए को ये क्या कर सकता है, ये इंसर्ट कर सकता है। कॉस्मिड 45 KB, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ग्रेटर देन 500 KB, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ग्रेटर देन 1 मेगा बेस पेयर। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंसर्ट साइज हैं। और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इनकी, ठीक है, और ये होती है इतनी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम तो हम लोग को पता है, ठीक है, इट इज़ द टोटलिटी ऑफ डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का टोटल डीएनए सीक्वेंस होता है, या फिर टोटल डीएनए या टोटल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। दिस इंक्लूड डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट की भी डीएनए, मतलब जितना भी डीएनए पाया जा रहा है ना ऑर्गेनिज्म में, उन सारे डीएनए को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सारे को हम मिलाकर हम लोग एक साथ बोलते हैं जीनोम। ठीक है, क्लियर है। ओके, द जीनोम साइज ऑफ इंडिविजुअल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर, आइदर किलो बेस पेयर और मेगा बेस पेयर। तो जीनोम का जो साइज होता है उसको हम लोग केबी में या फिर एमबी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, किलो बेसिस, ठीक, किलो बेसिस का मतलब केबी, मतलब ये मत समझना ना कि किलो बाइट्स, ठीक है, किलो बाइट्स नहीं, किलो बेसिस होगा यहाँ। और मेगा बेस मतलब एमबी मीन्स मेगा बेस, ठीक है। तो वहाँ वो आप लोग क्या बोलते हो, एमबी, मेगाबाइट, ठीक है, ये नहीं समझना। Clear? The smallest genome about 130 megabase pair of Arabidopsis thaliana, Thales crasis. For us, the genome size is 300 3000 megabase pair. तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि
जो सबसे छोटा जीनोम होता है वो किसका होता है, एराब्डोसिस थलियाना, ये एक प्लांट होता है, ठीक है। इसका जीनोम साइज 130 MB, ठीक है, मेगा बेस पेयर होता है। वहीं हमारी बात की जाए तो हमारा जो जीनोम का साइज होता है वो 3300 मेगा बेस पेयर होता है, ठीक है। क्लियर। तो ये तो जीनोम के बारे में क्लियर पता चल गया। अब जीनोमिक DNA लाइब्रेरी को मैं बता चुका था, इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जीनोमिक DNA लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर हमें किसी भी जीन का बायोलॉजिकल स्टडी करना है या फिर जीन को आइसोलेट करना है, पता करना है कि कौन सा जीन का क्या फंक्शन है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट DNA फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें क्या करना है, जीनोमिक DNA लाइब्रेरी बनाना है, उससे क्या करेंगे, सबसे पहले DNA को आइसोलेट करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ फ्रूट फ्लाई दिख रहा है, इससे हमने क्या किया, DNA को ये आइसोलेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखो सेकेंड स्टेप में कट इनटू फ्रेगमेंट। अब इन DNA को हम क्या करेंगे, आइसोलेट तो कर लिया, अब इनको सूटेबल साइज में कट करेंगे। और कट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज़ करेंगे और इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये कट हो चुका है, अब इनको क्या करना है, वेक्टर में इंसर्ट कराना है। तो वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए हमें वेक्टर भी चाहिए। तो वेक्टर को भी हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं अभी बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड वेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ना, जिससे हमने DNA को, अपना जो DNA है जीनोमिक DNA उसको फ्रेगमेंट किया है, उसी DNA से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंटाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर भी फ्रेगमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में वेक्टर और जो DNA होता है, इन DNA को दोनों को क्या करते हैं हम लोग, लाइगेट करते हैं, मीन्स दोनों को जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से लाइगेट करेंगे, DNA लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर और इसको दोनों को एक ही सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, और सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद उसमें DNA लाइगेज ऐड कर देंगे, तो दोनों इस तरह से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट क्लोन बनाएंगे, ठीक है। अब इन रिकॉम्बिनेंट क्लोन को क्या करेंगे फिर हम लोग, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA को इंट्रोड्यूस कराएंगे कहाँ पर, बैक्टीरिया में, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया टू क्लोन, तो क्लोनिंग पर्पस के लिए, मतलब इनका नंबर हमें मल्टीप्लाई कराना है, बहुत सारा नंबर इनका मल्टीप्लाई कराना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सूटेबल होस्ट सेल में, ठीक है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगेन चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सीक्वेंसिंग या फिर जीनोमिक DNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो फिर यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जी मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लोनिंग होती है, और बाद में इसी को हम लोग स्क्रीन करके स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक DNA लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर था वो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं cDNA लाइब्रेरी, ठीक है, जीनोमिक DNA लाइब्रेरी तो आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं cDNA लाइब्रेरी, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी। क्लियर। देखते हैं, दिस लाइब्रेरी आर मेड फ्रॉम cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA विच आर DNA कॉपीज फ्रॉम mRNA मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो mRNA मॉलिक्यूल होता है, mRNA को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्राइब क्या बनाते हैं, cDNA बनाते हैं, और बाद में इसी cDNA की हम लोग क्या करते हैं, cDNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। टू मेक cDNA, mRNA is isolated from tissue or whole organism and DNA is copied from the mRNA template using the enzyme called reverse transcriptase। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि mRNA को रिवर्स ट्रांसक्राइब करके cDNA बनाया जाता है। तो यहाँ चूँकि हम cDNA लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें cDNA चाहिए, और cDNA हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें mRNA चाहिए। अब mRNA हम लोग कहाँ से आइसोलेट करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म के सेल या टिश्यू से, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म या का हम लोग को क्या करना रहता है, cDNA लाइब्रेरी बनाना रहता है, उसके सेल से या टिश्यू से हम लोग क्या करते हैं, mRNA को आइसोलेट करते हैं, ठीक है।
और इसी mRNA को एक बार आइसोलेट कर लिए तो mRNA को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके cDNA बनाते हैं। और इसके लिए हमें हेल्प कौन करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की तुलना का हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग करते हैं cDNA बनाते हैं। अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोविड वगैरह में। दिस एंजाइम यूजेस द रिवर्स जेनेटिक प्रिंसिपल एंड फंड इन रेट्रोवायरस। तो ये एंजाइम क्या करता है? रिवर्स जेनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। फॉरवर्ड जेनेटिक और रिवर्स जेनेटिक्स आपको पता होगा, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहलाता है, जबकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से अगर हम लोग आरएनए से हम लोग फिर डीएनए की तरफ जाएंगे तो ये रिवर्स जेनेटिक्स कहलाता है। The resulting cDNA molecule are then engineered so that they have restriction enzyme recognition site at each and every molecules which allow them to be digested and inserted into vector। बाद में जो cDNA बना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, उसको इंजीनियर किया जाता है और उनमें जगह जगह पर क्या किया जाता है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट ऐड किए जाते हैं, ताकि हम जीन को या फिर डीएनए को जो cDNA बना है उसको अच्छे से क्या कर सकें, फ्रेगमेंटाइज कर सकें। क्लियर? और ये फ्रेगमेंटाइज हो तो हम लोग उसको फिर ऐड करें सूटेबल वेक्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर देखें, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। तो mRNA एक्सट्रैक्शन, तो mRNA हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया गया, mRNA का एक्सट्रैक्शन किया गया, ठीक है। mRNA को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया ऑर्गेनिज्म के बॉडी से या सेल से, ठीक है। उसके बाद cDNA कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा, या फिर मैं डायग्राम कहीं पे अगर हो, मैं डायग्राम आगे रखा था, मैं इस डायग्राम से आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमें cDNA लाइब्रेरी बनाना है, तो cDNA लाइब्रेरी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ mRNA। तो mRNA को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से निकालना पड़ेगा। सपोज अगर हम लोग माइस का बना रहे हैं ना cDNA लाइब्रेरी, तो माइस के सेल से हम लोग क्या करेंगे, mRNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। और mRNA को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम लोग क्या बुलाएंगे, क्या बनाएंगे, cDNA लाइब्रेरी। क्या बनाएंगे हम लोग, cDNA लाइब्रेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। अब cDNA तो बन गया, ठीक है, cDNA बन गया। अब इस cDNA को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर कई बार मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, क्लोनिंग कराते हैं, तो इसके बाद ये क्या बनते हैं, बहुत सारे cDNA बन जाते हैं। अब इन cDNA को में क्या किया जाता है, इनको इंजीनियर्ड किया जाता है, इनको फिर से क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। इंसर्शन ऑफ ईच cDNA इनटू वेक्टर, ठीक है। इंसर्ट करने से पहले यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ताकि इनमें क्या हो, रेस्ट्रिक्शन साइट जनरेट हो सकें और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनको कट कर सके। उसके बाद इन cDNA को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराते हैं, और कट कराने के बाद इनको एक वेक्टर में, ठीक है, सूटेबल वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं। अब वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, और फिर बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है, सारा प्रोसेस बाकी सेम है जीनोमिक डीएनए की तरह, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रांसफॉर्म कराएंगे बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। वहाँ पर इनकी क्या होंगी, बहुत सारी नंबर बनेंगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल क्लोन कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कॉपीज़ बनेंगी, उनके ट्रांसफॉर्म कराएंगे तो फिर, और फिर बाकी उन्हीं जो कॉपीज़ बनेंगी उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा, जिसकी जो हमें चाहिए होगा, फिर उसको वहाँ से अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ईच क्लोन प्रोड्यूस्ड इज अ बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, अलग अलग जीन, उसको आप ठीक इसी तरह से, अब एक बुक, ठीक है, बुक होता है ना, तो बुक के ठीक अलग अलग पेज हैं, वो क्या है, वो हमारा जीन है, और पूरा का पूरा बुक क्या है, पूरा बुक हमारा है जीनोम, ठीक है, जीनोम डीएनए लाइब्रेरी, जिसको हम लोग बोल सकते हो एक छोटा सा पार्ट में अगर बात करें तो डीएनए लाइब्रेरी है वो,
ठीक है, वो क्या है, पूरा का पूरा डीएनए लाइब्रेरी है बुक। और उसका पेजेस क्या है, उसका पेजेस जीन है। ठीक है, पूरा बुक जीनोम और ये पूरा पेज। तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस था जीनोमिक डीएनए और सी डीएनए लाइब्रेरी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको स्टेप्स वगैरह याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे डिटेल में इसके नहीं जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा हम लोग इसका यूज़ देख लेते हैं, सी डीएनए लाइब्रेरी का क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब सी डीएनए लाइब्रेरी मतलब इनमें सी डीएनए और जीनोमिक डीएनए में एक चीज़ याद रखना कि जो जीनोमिक डीएनए होता है उसमें इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स। लेकिन जो सी डीएनए होते हैं उसमें इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें केवल और केवल एक्सॉन होते हैं। ठीक है, तो सी डीएनए लाइब्रेरी आर कॉमनली यूज्ड व्हेन reproducing eukaryotic genome as the amount of information is reduced to remove the large number of non-coding region from the library। तो अगर हमें नॉन कोडिंग रीजन है उनको रिमूव करके स्टडी करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी डीएनए लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी डीएनए लाइब्रेरी आर यूज टू एक्सप्रेस यूकैरियोटिक जीन इन प्रोकैरियोट। तो जो भी यूकैरियोटिक जीन है अगर उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस कराना है, हम ह्यूमन के जीन को बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कराना है, तो इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट do not have introns in their DNA and therefore do not possess any enzyme that can cut it out during transcription process। cDNA does not have any intron and therefore can be expressed in prokaryotic cell। cDNA libraries are most useful in reverse genetic where the additional genomic information is of less uses। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें कोई भी हम देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिससे इंट्रांस को कट आउट कर सकें। इसलिए अगर हमें प्रोकैरियोट में अपने जो डिज़ायर्ड जीन है उनको एक्सप्रेस कराना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी डीएनए को बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेंगे, इसको फुली फंक्शनल तरीके से एक्सप्रेस करा पाएंगे इन जीन्स को। ठीक है, तो ये यूजेस हैं। आल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर सब्सिक्वेंटली आइसोलेटिंग द जीन दैट कोड्स द mRNA। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर अलग अलग mRNA, ठीक है, अलग अलग टाइम्स पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग एक्सप्रेस होते हैं अलग अलग mRNA। तो उन mRNA के एक्सप्रेशन पैटर्न को समझने के लिए, जीन के एक्सप्रेशन पैटर्न को समझने के लिए सी डीएनए लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। याद रखना mRNA क्या होते हैं, mRNA हमारी बॉडी में, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम सिचुएशन और एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बनते रहते हैं। mRNA का एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से होते रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सी डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क अलग है कि इसमें mRNA को निकालते हैं सी डीएनए लाइब्रेरी में, इसमें केवल सभी के सभी डीएनए को, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप अप हो जाता है कि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, बाकी इधर का सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो हमने बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया इस चीज़ को। ठीक है, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी को, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके।